हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स विषय की वो भी बहुत ही सही दिशा में चल रही होगी। तमाम सारी अड़चने एग्जाम को लेकर अभी भी बनी हुई हैं। आप सबको बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा है एग्जाम की डेट का, जो स्टिल अभी तक नहीं सामने आई है। और भी तमाम खबरें आप लगातार सुन के डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे कि आयोग एग्जाम कब करवाएगा, आयोग करवाएगा या नया शिक्षा आयोग करवाएगा। इन सब चीजों के चलने के बावजूद आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही दिशा में चलनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हैं तो फिर कोई ना कोई आपकी जगह प्रिपरेशन कर रहा होता है, और जब वो एग्जाम में आपको मिलेगा तो फिर वो दिक्कतें आपके लिए क्रिएट करेगा। तो हम लोग एग्जाम की डेट की प्रतीक्षा ना करें, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और कुछ ना कुछ हम डेली बेसिस पर अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड करते रहें, ताकि जब एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बेहतर तरीके से जारी हो सके। तो उसी कड़ी में हमने रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल कराना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट और ओवरऑल प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 70 क्वेश्चंस कवर करते हैं, और यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट में हम लोग हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट 51 को ध्यान में रखते हुए ये जो एमसीक्यूज हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है, आज का प्रैक्टिस नंबर 2 है, इसके अंदर हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज के इन क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक चीज को और ध्यान में रखिएगा, ये बात बार मैं कहता रहता हूं कि एग्जाम में जो सफलता मिलती है, ये सफलता नहीं मिलती है, उसके पीछे दो बड़े फैक्टर होते हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आमतौर पे बनते हैं, एक मुश्किल क्वेश्चन और एक आसान क्वेश्चन। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जो कट ऑफ के आसपास होते हैं, मेरिट लिस्ट के आसपास होते हैं, उनका 2-3 क्वेश्चन नहीं होता है, और जो 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं वही क्वेश्चन गलत होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। तो सिलेक्शन जो है आपका वो आसान क्वेश्चन को गलत करने से रुकता है, ना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को गलत करने से। तो डिफिकल्ट तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, आसान सबके लिए शायद आसान नहीं होगा। तो इसीलिए कोशिश करनी है आपको कि आपको आसान क्वेश्चंस को भी कवर अप करना है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने तीनों तरीके के क्वेश्चंस रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी हैं, कुछ क्वेश्चंस आसान भी हैं, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी हैं। और सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट के हम 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तकरीबन, तो हमने हर तरीके के हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए फटाफट से आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे आपको अवेलेबल हो रहा है, और इसको हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे कहता है, शेयर होल्डर्स वेल्थ इन अ फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो यानी कि जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो पहला ऑप्शन है आपके पास, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ फर्म। दूसरा है द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म्स एसेट लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ इट्स लायबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू इट्स एम्प्लॉय एंड द मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को देखें तो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ फर्म, इस बात से शेयर होल्डर के वेल्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। सी ऑप्शन अगर आप देखें तो सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हमें थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना है तो हमें ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन डी में सोचना है। तो पहले बी को देखते हैं, द बुक वैल्यू ऑफ फर्म्स एसेट माइनस बुक वैल्यू ऑफ फर्म्स लायबिलिटी। तो देखिए, अगर आपके पास फर्म की एसेट्स हैं और उसमें से आप लायबिलिटी माइनस करते हो, तो आपके पास जो निकल के आती है वैल्यू, वो वैल्यू क्या निकल के आती है, वो वैल्यू आपकी निकल के आती है शेयर होल्डर फंड की। क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा है कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ कैपिटल का मतलब शेयर होल्डर फंड होता है। लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है कि शेयर होल्डर्स वेल्थ इन अ फर्म रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि शेयर होल्डर की वेल्थ जो है फर्म में कौन रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो तीसरा जो बी ऑप्शन था, ये शेयर होल्डर फंड को बताता है, ना कि कुछ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, वेल्थ को नहीं रिप्रेजेंट करता। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ये है मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक का मार्केट प्राइस क्या है, ये बताता है शेयर होल्डर की वेल्थ को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो है आपको यूज करना है, क्योंकि हम सारे लोग जो हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले सारे लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं।
तमाम वर्षों से बहुत सारे मित्र हमारे टीचिंग लाइन में इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर है कि हमारी नॉलेज पर कोई संदेह नहीं है, नॉलेज हम आपकी प्रॉपर है। होता क्या है कि एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाता है, इस वजह से या तो हम लोग बाहर रह जाते हैं तो उसके आसपास रहते हैं, तो थोड़ा सा एलिमिनेशन यूज करना है, एग्जिस्टिंग नॉलेज का बढ़िया इस्तेमाल करना है, और उसी में जिसका सिस्टम सही बैठ गया वो आपका लिस्ट के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो पहला है मैक्सिमाइजिंग अर्निंग पर शेयर, दूसरा है मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फंड्स कॉमन स्टॉक, तीसरा है मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, चौथा है मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, हाँ मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन लॉन्ग रन का नहीं होता है। लॉन्ग रन का जो परमानेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म्स कॉमन स्टॉक। देखिए जब हम फर्म के कॉमन स्टॉक के वैल्यू को मैक्सिमाइज करेंगे, इससे शेयर होल्डर की जो वेल्थ होगी, शेयर होल्डर की जो वेल्थ होगी वो मैक्सिमाइज होगी। तो जो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव है आपका वो ऑप्शन डी मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फंड्स कॉमन शेयर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 3 आपसे कहा गया है व्हाट आर द ईपीएस अर्निंग पर शेयर फॉर अ कंपनी दैट अर्न 1 लाख रुपीज लास्ट ईयर इन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हैज रुपीज 2 लाख। देखिए कंपनी ने अर्न किया है 1 लाख रुपए जो कि आफ्टर टैक्स है, और ये भी कहा गया है कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हैज रुपीज 2 लाख कॉमन शेयर, जिसमें 2 लाख कॉमन शेयर है और 1.2 मिलियन रिटेन अर्निंग है आपकी, 1.2 मिलियन इन रिटेन अर्निंग एट द ईयर एंड, ये दे रखा है। तो आपसे जो पूछा गया है, यहाँ पे पूछा आपसे गया है कि व्हाट आर द ईपीएस अर्निंग प्राइस पर शेयर पूछा गया है। तो अगर अर्निंग प्राइस पर शेयर आपको निकालना हो तो आप किस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे? तो ईपीएस जो निकालने का तरीका होता है, ईपीएस निकालने का तरीका क्या होता है? जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको आप डिवाइड कर देते हैं किससे? नंबर ऑफ शेयर होल्डर से। क्लियर है? हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1 लाख रुपए का हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, और हमारे पास कॉमन शेयर कितने हैं? 2 लाख रुपए के। तो 1 लाख को हम 2 लाख से डिवाइड कर देंगे, 1 लाख को हम क्या करेंगे? 2 लाख से सिंपल डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 0.5 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट। अब देखो यहाँ पर 1.2 मिलियन रिटेन अर्निंग दे रखी है, ये सिर्फ क्वेश्चन को मुश्किल और आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा गया है कि A would be example of a principal while would be example of an agent। तो प्रिंसिपल और एजेंट का यहाँ पे जो मतलब एग्जाम्पल है वो किसका है? तो अगर आप ऑप्शन देखें तो शेयर होल्डर, मैनेजर, दूसरा है मैनेजर एंड ओनर, तीसरा है अकाउंटेंट एंड बाउंड होल्डर, तो ये तो नहीं होगा। शेयर होल्डर एंड बाउंड होल्डर, ये दो टर्म बिल्कुल डिफरेंट है, इनको हमने पहले काट दिया। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, पहला बचता है शेयर होल्डर एंड मैनेजर, दूसरा बचता है मैनेजर एंड ओनर। चूंकि प्रिंसिपल ये पूछा गया है कि would be an example of principal while would be an example of agent। तो प्रिंसिपल यहाँ पे जो होता है वो कौन होता है? प्रिंसिपल होता है आपका बेसिकली शेयर होल्डर, कंपनी के केस में प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर है। और मैनेजर यहाँ पे कौन होता है? एक प्रकार से कंपनी के मतलब जो एजेंट है, जो कंपनी के एजेंट है वो कौन होते हैं? मैनेजर। तो यहाँ पे ये, लेकिन अगर आप इस वाले में देखो तो मैनेजर कभी प्रिंसिपल नहीं होंगे, मैनेजर हमेशा प्रिंसिपल नहीं होंगे, ओनर प्रिंसिपल होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th आपसे क्या कह रहा है? द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर of a common stock is determined by। market price of a share of a common stock is determined by। तो पहला ऑप्शन है the board of director of a firm, the stock exchange on which stock is listed, our president of company, individual buying and selling stock। पूछा गया है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर,
तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कौन डिटरमाइन करता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं डिटरमाइन करते हैं। भाई अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने शेयर का प्राइस डिटरमाइन करना हो तो हमेशा प्राइस हाई रखेंगे, तो प्राइस हाई रखने से नहीं बिकेगा, तो ये हमेशा डिसाइड नहीं करते हैं। कंपनी का प्रेसिडेंट भी डिसाइड नहीं करता है। ये आप ऐसे समझो, मान लो मैं एक सेल्समैन हूं और मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचना हो, तो भाई अगर मुझे ऑप्शन हो प्राइस रखने का तो मैं चाहा हाई प्राइस रखूंगा, तो मेरे हाई प्राइस रखने से वो हाई बिकेगा नहीं। तो इसका मतलब है ना ओनर होगा, ना प्रेसिडेंट होगा, ना डायरेक्टर होगा। अब बचते हैं बी और डी ऑप्शन। यहाँ है स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच स्टॉक इज लिस्टेड। स्टॉक एक्सचेंज भी रेट को डिसाइड नहीं करता है, लिस्टेड होता है बट रेट को डिसाइड नहीं करता है। इंडिविजुअल बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक है, दैट मींस कि जो इसकी डिमांड होगी, आपकी डिमांड एंड सप्लाई, वो इसके प्राइस को डिटरमाइन करने का काम करेगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें डी ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 6 आपसे देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया है कि द फोकल पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ फर्म। फोकल पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ फर्म, तो यहां पूछा गया है कौन सा आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है, द नंबर एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म, द मिनिमाइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्सेस पेड बाय द फर्म, नेक्स्ट है द क्रिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर, द डॉलर अर्न बाय द फर्म। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखिए, जो आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। अब सी ऑप्शन करेक्ट क्यों होना चाहिए? देखिए यहाँ नंबर एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये नहीं होगा। दूसरा है मिनिमाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्सेस, ये आपका बेसिकली फोकल पॉइंट नहीं होता है। लेकिन क्रिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर, वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर को क्रिएट करना इस फोकल पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डॉलर वगैरह अर्न करना ये इसका नहीं होता है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ एलिमिनेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेट किया जा सकता था। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 7 की तरफ पढ़ेंगे। पूछा गया है कि ऑफ अ फर्म, यहाँ पे डैश है, डैश में आपको उसमें से एक ऑप्शन फिल करना है। ऑफ अ फर्म रेफर्स टू कंपोजिशन ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म फंड एंड इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या? कैपिटलाइजेशन। यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म फंड एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सही ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें ऑप्शन नंबर 8 की तरफ। इन द, फिर आगे डैश है, द फर्म वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द एंड ऑफ टाइम होरिजन एट अ पार्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ के जवाब देना है। इन द के बाद क्वेश्चन आपके पास डैश है, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो एट द एंड ऑफ टाइम होरिजन एट अ पार्टिकुलर रेट। देखो यहाँ पे 2-3 चीजें समझनी है आपको। सबसे पहले कैश इनफ्लो है, उसके बाद क्या बताया गया है कि फ्यूचर वैल्यू है, फिर है पार्टिकुलर रेट। तो पार्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी बातें किसमें होती हैं? ये होती हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। ये क्या चीज है आपकी? डिस्काउंटिंग टेक्निक हो जाएगा। रिस्क फ्री रेट नहीं होगा, कंपाउंडिंग टेक्निक नहीं होगा और रिस्क प्रीमियम नहीं होगा। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक बेसिकली क्या है? अभी आपको अगर आप मैच करके पढ़ो तो आपको समझ आएगा। इन द डिस्काउंटिंग टेक्निक, यानी इन द discounting technique, the future value of cash inflow at the end of time horizon at a particular rate of interest is calculated। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 9 में कहा गया है कि is the price at which bond is traded in the stock exchange। तो बॉन्ड को स्टॉक एक्सचेंज में हम किस प्राइस पर ट्रेड करने का काम करते हैं, किस प्राइस पर उसको हम उसकी ट्रेडिंग करते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, रिडम्पशन वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड मेच्योरिटी वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड मेच्योरिटी वैल्यू। तो बॉन्ड की जो ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो पूछा गया है किस रेट पे होती है। आपको उसका जवाब सही देना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको शायद लग रहा होगा, लेकिन फिर भी इसका जवाब आपको देना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड की जो ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में, वो रिडम्पशन वैल्यू पर नहीं होती है। ठीक है।
मेच्योरिटी वैल्यू पर होती है, लेकिन किसकी होती है? जीरो कूपन बॉन्ड की। किसकी होगी? जीरो कूपन बॉन्ड की। फेस वैल्यू पे भी नहीं होती है, तो इसमें जो ट्रेडिंग होती है किस पे होती है? मार्केट वैल्यू पे। यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 10 की तरफ। यहाँ पूछा गया है इनहैंस द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर एंड देयरफॉर इक्विटी कैपिटल इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसके अंदर एक फिल करने वाला ही ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें क्या सही ऑप्शन होगा जिसको हमें फिल करना है? तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कौन इनहैंस करता है? तो ये इनहैंस कौन करता है? डिविडेंड इनहैंस करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिविडेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन 11 पूछा गया है कि एक वो अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की जो रिलेवेंट है वैल्यूएशन ऑफ फर्म से। तो वैल्यूएशन ऑफ फर्म से जो रिलेवेंट, आपने पढ़ा होगा कि रिलेवेंट अप्रोच होती हैं और एक इररिलेवेंट अप्रोच होती हैं। तो यहाँ पर रिलेवेंट अप्रोच की बात करी गई है। तो रिलेवेंट में और इनरिलेवेंट में, तो रिलेवेंट के अंदर होती है आपकी नेट इनकम अप्रोच। कौन सी होती है? नेट इनकम अप्रोच। इनरिलेवेंट के अंदर कौन कौन सी अप्रोच आती हैं? नेट ऑपरेटिंग इनकम आती है और एमएम अप्रोच आती है। ये ट्रेडिशनल जो है एक मॉडरेट अप्रोच है। तो यहाँ पे जो आपकी बेसिकली रिलेवेंट है उसमें कौन सी आएगी? एनआई अप्रोच आ जाएगी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए बहुत आसान से हमने क्वेश्चन इसमें रखे हैं, बहुत मुश्किल सवाल नहीं रखे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन जो हैं आपकी नॉलेज को भी रिकैप कराएंगे और आपके एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है इट इज द व्हेन, यहाँ पे डैश है, इज ग्रेटर देन जीरो द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो जीरो से अगर ग्रेटर होगा, यानी जीरो से कौन सी चीज ग्रेटर होती है, तो हम प्रोजेक्ट को क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा एनपीवी, अगर आपका एनपीवी जीरो से ग्रेटर होगा तो हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के केस में रूल क्या है कि अगर ये 1 से ज्यादा होगा, सपोज पीआई जो आपका इंडेक्स निकलेगा वो 1 से ग्रेटर होगा, तो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कैश आउटले। तो इनिशियल कैश आउटले को रिकवर करने वाले पीरियड को हम क्या बोलते हैं? पे बैक पीरियड, यानी 13 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 14 आपसे पूछा गया है रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट के वेरियस कंपोनेंट पर जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। आपको मालूम होगा वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे 14 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 15 में पूछा गया है इट इज द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द फर्म्स एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर एंड इट्स कैश रिसिप्ट एंड इट्स ओन कैश रिसिप्ट। देखिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से समझ के जवाब देना है, तभी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। इट इज द लेंथ ऑफ टाइम, यहाँ पर लेंथ ऑफ टाइम की बात करी गई है फर्म की जो एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर है एंड इट्स ओन कैश रिसिप्ट, जो उसकी कैश रिसिप्ट है। तो ये बात किसकी होती है? यहाँ पे यहाँ बात हो रही है नेट ऑपरेटिंग साइकिल की। तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल जो बेसिकली वो लेंथ ऑफ टाइम है एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर और कैश रिसिप्ट के बीच में। कैश कन्वर्जन साइकिल, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल ये नहीं होगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। इट रेफर्स to a firm's holding some cash to meet its routine expenses that are incurred in ordinary course of business। तो जो हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए अपने पास कैश होल्ड करके रखते हैं उस कैश को हम क्या बोलते हैं? उसको जो मोटिव होता है वो कौन सा मोटिव है? ट्रांजैक्शन मोटिव। आपको याद होगा कैश को रखने के जो मोटिव होते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, प्रीकॉशनरी मोटिव और कंपनसेटिंग मोटिव। तो यहाँ जो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो कैश की नीड होती है उसको पूरा करने के लिए मेंटेन किया जाता है। 17 जो आपसे क्वेश्चन है, इट रेफर्स द लेंथ ऑफ टाइम अलाउड बाय अ फर्म फॉर इट्स कस्टमर टू मेक पेमेंट फॉर देयर परचेजेस। तो जो हम कस्टमर को टाइम देते हैं कि उसने जो खरीदा है वो पेमेंट हमें उस समय के अंदर कर दें, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड हम किसको देते हैं? ये हम देते हैं डेटर को।
कि भाई आप इतने समय के अंदर जो परचेज किया है हमसे उसका आप हमें पेमेंट पे कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 18वें है अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड। जो अमाउंट कस्टमर के ऊपर ड्यू होता है, जो अमाउंट कस्टमर के ऊपर ड्यू होता है गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, वो क्या होता है, वो होता है ट्रेड। उस केस में हम क्या करते हैं, वो ट्रेड बैलेंस नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा, ट्रेड ऑफ भी नहीं होगा, तो क्या होगा, वो होगा ट्रेड डेबिट्स। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड डेबिट्स के नाम से उसे जानते हैं। 19 में देखिए दो आपके पास ऑप्शंस हैं, पहले में आपके पहला डैश फिर दूसरा डैश, एंड आर टू वेरियस गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये तो खैर सबको ही पता होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो जो गोल होते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जिसके ऊपर पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, वो होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बाकी प्रोडक्ट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, ना ही आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी देखिए थोड़ा इंप्रूव हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादातर कंसेप्ट को कवर किया जाए, यानी हर छोटी छोटी बातें जो हम लोग अगर बीच बीच में पढ़ते रहेंगे तो एक रिपीटेशन बना रहेगा और एग्जाम जब नजदीक आएगा तो हमारी काफी हेल्प रहेगी इन सब लेक्चर्स की हेल्प से। तो 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 20 में देखिए आपसे कहा गया है कंसीडर द बिलो मेंशन स्टेटमेंट। तो जो नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं उन स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अ कंपनी इज कंसीडर्ड टू बी ओवर कैपिटलाइज्ड व्हेन इट्स एक्चुअल कैपिटल इज लेस देन द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन एज वारंटेड बाय अर्निंग कैपेसिटी। दूसरा है बोथ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन आर डिटरमिनेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अब जो ऑप्शंस आपके पास हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें सही जो ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन देखिए गलत है। एक बार उसको जरा पढ़ के आपको बताते हैं क्या चीज है। देखिए पहले आपके ऑप्शन में आपसे ये कहा गया है कि अ कंपनी इज कंसीडर्ड टू बी ओवर कैपिटलाइज्ड व्हेन एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन एज वारंटेड बाय अर्निंग कैपेसिटी। देखिए जो ओवर कैपिटलाइजेशन का केस होता है इसमें आपकी जो एक्चुअल कैपिटल होती है, ओवर कैपिटलाइजेशन के केस में ये जो स्टेटमेंट लिखा है ओवर कैपिटलाइजेशन के नहीं, उस केस में आपकी एक्चुअल कैपिटलाइजेशन मोर देन द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन होती है। तो ये जो कंडीशन है पहला स्टेटमेंट है ये अंडर कैपिटलाइजेशन यहाँ पर अगर होता ओवर की जगह तो ऑप्शन ही सही होता। ओवर कैपिटलाइजेशन के केस में क्या होती है कि आपकी कैपिटल जो होती है वो मतलब जो कैपिटल एक्चुअल है उससे ज्यादा दिख रही होती है और आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। इसको थोड़ा सा मैं एक बार आपको उससे बताने की कोशिश करता हूँ विद एग्जाम्पल, तो शायद बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो ऑन पेपर कैपिटल है, जो कैपिटलाइज वैल्यू है, सपोज वो आ रही है 40 लाख रुपए की, लेकिन जो उसकी रियल वैल्यू है वो कम आ रही है आपकी, यानी एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज मोर होना चाहिए था। अब रियल जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है वो 30 लाख रुपए की, ऑन पेपर दिख रहा है 40 का और है कितने की, 30 लाख की। ऐसे केस में आपकी अर्निंग क्या होगी, कम हो जाएगी। ऐसे केस में आपकी अर्निंग क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अर्निंग कम होना ओवर कैपिटलाइजेशन का केस होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी आप ऐसे समझो कि भाई आपने बैलेंस शीट है, मान लो मैं बहुत आसान बता रहा हूँ, आपकी बैलेंस शीट पे जो कैपिटल शो हो रही है वो 40 लाख की शो हो रही है, लेकिन वो जो रियल में कैपिटल है आपके हाथ में, जो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितने की, 30 लाख की है। तो ये केस ओवर कैपिटलाइजेशन का हो गया। इस केस में आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे लोअर की जगह मोर होता तो ये ऑप्शन सही होता। तो ये ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट, यानी फॉल्स हो गया ये, ठीक है। लेकिन दूसरा ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन दोनों क्या है, दोनों सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए डिट्रीमेंटल हैं, दोनों फिलहाल नुकसानदायक हैं, दोनों की सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसकी जो बेसिक चीज है आपको समझ आ गई होगी। 21 क्वेश्चन में देखेंगे कंसीडर द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कहा गया है द डिविडेंड आर नॉट क्युमुलेटिव फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज दे कैन नॉट बी अक्युमुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लेटर ईयर, ठीक है। उसके बाद है डिविडेंड्स आर टैक्सेबल। दूसरे में लिखा है कि डिविडेंड कैसे होते हैं, टैक्सेबल होते हैं।
तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें और समझें तो इसमें आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि इसका जो स्टेटमेंट पहला वाला है वो ट्रू है, क्योंकि जो डिविडेंड होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के वो कुमुलेट नहीं होते हैं और ना ही उन्हें आने वाले वर्ष में पे किया जाता है। जैसे सपोज 2023 मान लो चल रहा है और 2022 में कंपनी को फायदा नहीं हुआ, जब फायदा नहीं होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। अब अगले साल मान लो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि 2022 वाला भी 2023 में दिया जाएगा, ऐसा इक्विटी शेयर में नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन डिविडेंड आर टैक्सेबल, डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। हालांकि अभी जो आपके जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वगैरह के रूल चेंज हो गए हैं तो उसके हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे एक कंडीशन बनती है, लेकिन चूंकि हमारे पास जो यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो डिविडेंड होंगे आपके वो टैक्सेबल बेसिकली नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन तो है नहीं, केवल टैक्सेबल लिखा है। तो डिविडेंड आज भी एक सर्टेन लिमिट तक जो होता है एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल होता है। तो चूंकि स्पष्टीकरण नहीं है तो इसलिए उसके आधार पे इस क्वेश्चन पे हम पहले वाले ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, दूसरे वाले को फॉल्स करते हैं। तो फिलहाल यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं तो 22 में आपसे कहा गया है दो, अगेन आपके पास दो डैशेस हैं, एंड कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट and rate are to be paid of irrespective of the firm's revenue। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि पहला ऑप्शन है डिवेंचर एंड डिविडेंड, दूसरा है डिविडेंड, सी में है डिविडेंड बॉन्ड। तो डिवेंचर डिविडेंड नहीं होगा, डिविडेंड बॉन्ड नहीं होगा, ये डिवेंचर और बॉन्ड हो सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवेंचर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। तो डिवेंचर एंड बॉन्ड कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों पर फिक्स रेट होता है, बिल्कुल सही है। आर टू बी पेड ऑफ इनरिस्पेक्टिव ऑफ द फर्म्स रेवेन्यू, और ये फर्म की रेवेन्यू से इनरिस्पेक्टिव होते हैं, फर्म ज्यादा कमाए कम कमाए उससे कोई फर्क नहीं है, इनको जो इंटरेस्ट मिलना है वो उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार जो यूपीएचएससी का एग्जाम हुआ था 2022 वाला, आपको याद होगा 2021 में एक्चुअली एग्जाम हुआ था, 22 में एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पाया। तो जो 21 के अंदर एग्जाम हो गया था एडवर्टाइजमेंट 50 का, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थे और डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो कोशिश की जा रही है कुछ स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस डाले जाएं और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, डेप्थ इक्विटी रेशियो 2:1 इंडिकेट दैट एवरी 1 यूनिट ऑफ इक्विटी द कंपनी कैन रेज 2 यूनिट ऑफ डेप्थ, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग ऑफ डेप्थ इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग ऑफ इक्विटी इशू। अब आपके पास इसमें आपके पास बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो 100% सही है, क्योंकि अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो आप लगाओगे इस तरीके से बनता है इसका फार्मूला, डेप्थ अपॉन इक्विटी। तो अगर ये डेप्थ 2:1 है तो इसका मतलब है कि इक्विटी की एक वैल्यू और डेप्थ की 2 वैल्यू, तो पहला तो करेक्ट हो गया। कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग अ डेप्थ इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग ऑन इक्विटी, ऐसा कोई रूल नहीं है कि डेप्थ की फ्लोटिंग कॉस्ट ज्यादा होगी इक्विटी की कम होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो ये फिलहाल यहाँ पे पहला ऑप्शन ट्रू होगा, सेकंड करेक्ट फॉल्स होगा, तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। 24 में क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एवरी कंपनी इज लार्जली इन्फ्लुएंस बाय, तो क्रेडिट पॉलिसी कंपनी की ज्यादातर मामलों में किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है? तो एक तो क्रेडिट पॉलिसी आपकी लिक्विडिटी से और प्रॉफिटेबिलिटी से। आपकी लिक्विडिटी कैसी है? अगर आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है तो आप क्रेडिट बेच सकते हैं, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है ये भी मैटर करेगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों मैटर करते हैं, तो फिलहाल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 में कहा गया है XYZ is an oil based business company which does not have adequate working capital. It fails to meet its current obligation which leads to bankruptcy. Indicate the type of decision involved to prevent the risk of bankruptcy. कहा गया एक कंपनी है जो कि ऑयल से संबंधित कंपनी है, उसके पास वर्किंग कैपिटल पर्याप्त नहीं है और अपने करंट ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रही है। अब संभावना है कि वो बैंकरप्ट हो सकती है, तो इस केस में कौन सा डिसीजन लिया जाए ताकि बैंकरप्ट पोजीशन से हम अपने आप को बचा सकें? तो ये जो डिसीजन होगा, क्या इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं होगा। डिविडेंड नहीं, फाइनेंस नहीं है, तो सिंपल है कौन सा डिसीजन है? ये है आपका लिक्विडिटी डिसीजन, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जो आप किस पोजीशन में है,
वर्किंग कैपिटल की दिक्कत है आपको, तो ये लिक्विडिटी पोजीशन डिसीजन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इस सेट के आधे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर अप कर लिए। अब हम बचे हुए क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन 26 जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं इसको। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर by a fixed deposit scheme of a bank for 365 days and above is 12%. ठीक है। What will be the status of rupees 20,000 after 2 years if it is invested at a point of time? अगर इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए का 2 साल के लिए किया गया है तो बताया गया है कि आपको कितना इंटरेस्ट एग्रीगेट, आपको ओवरऑल कितना अमाउंट मिलेगा। तो आप इसको सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो मैं जस्ट एक सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूं कितना होगा। तो 20,000 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 12% का आपको मिलेगा अमाउंट, ठीक है, 12% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको 2 साल के लिए मिलेगा। तो 2 साल के लिए अगर आप इसे काउंट करोगे तो हो जाएगा, 1 मिनट, 20,000 इंटू 12%, 12% निकालोगे तो 1 साल का तो 2400 हो जाएगा। तो 2 साल का जो होगा वो 24 दूनी 4800 हो जाएगा। और फिर आप इसमें चूंकि बाद में क्या करना है, आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट काउंट करना है, तो यानी कि 4800 करीब करीब ये आप कह सकते हैं कि लगभग 4,800, तकरीबन 25,000 के आसपास वाला आंसर करेक्ट होगा। तो गिवन ऑप्शंस में से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको जो एसआई से आपने पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आप इस्तेमाल करिएगा तो ये आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। देखिए सिंपल से वैल्यू है, अगर आप 12% निकालते हो 20,000 का अगर आप 12% निकालते हो तो कितना निकलेगा, 2400 रुपये निकलेगा। अब 2400 अगर आपका निकल के आ गया तो अगले साल जो आपका अमाउंट निकलेगा वो 22,400 का निकलेगा। तो 22,400 का 112/100 कर देंगे तो 2588 निकल के आ जाएगा। यानी 20,000 पे निकालोगे इतना निकलेगा। फिर अगली बार किस पे निकालना है, 22,400 पे 12% निकालना है। तो 22,400 का जब 12% आप निकालोगे ये आपका निकलेगा 2688। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया और 20,000 आपका इनिशियल हो गया। तो 20 × 25, 25,88, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 देखिए थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मतलब देखने में लग रहा है, तो दिक्कत नहीं कोई भी। हाउ आर अर्निंग पर शेयर आर कैलकुलेटेड, तो ईपीएस इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो ईपीएस कैलकुलेट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, इजीली कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसमें जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से हम सही ऑप्शन आपको बता देते हैं। इसमें सही ऑप्शन है यूज द इनकम स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द अर्निंग आफ्टर टैक्सेस एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। तो यही आपने होता है, जो आपका पैसा बकाया है आफ्टर टैक्स वगैरह के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचा है उसको नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड कर दीजिए। इसका सही ऑप्शन आपको उसका जो ईपीएस है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ईपीएस निकल के आ जाएगा। 28 में है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट इंप्रूव द करंट रेशियो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसमें से कौन सा करंट रेशियो को इंप्रूव नहीं करेगा। तो करंट रेशियो को इंप्रूव ना करने वाले विकल्प को आपको बताना है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, मैं इनको एक बार आपको इसकी स्ट्रेटजी भी समझाता हूं कैसे बनता है ये। तो इसका फार्मूला होता है करंट रेशियो का C/CL। आप कुछ भी अमाउंट मान लो कि 20,000 आप इसको मान लीजिए और इसको 10,000 मान लीजिए, ठीक है। तो पहला है कि बारो शॉर्ट टर्म फाइनेंस एडिशनल फिक्स एसेट, बारो शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर एडिशनल फिक्स एसेट। तो आपने कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंस लिया है एसेट खरीदने के लिए, तो उससे कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पे कैश के ऊपर 1 मिनट, शॉर्ट टर्म फाइनेंस लिया है तो बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंस लोगे तो आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपका जो रेशियो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। रेशियो क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा यानी रिड्यूस हो जाएगा। इशू द लॉन्ग टर्म डेप्थ टू बाय इन्वेंटरी, जब आप लॉन्ग टर्म डेप्थ लोगे इन्वेंटरी बाय करोगे, इन्वेंटरी बाय करोगे तो यानी आपका स्टॉक बढ़ा, स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया। अब सपोज आपने 10,000 रुपए की इन्वेंटरी बढ़ा दी तो ऊपर क्या हो गया, ऐड हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म बारो किया है तो करंट लायबिलिटी होगी नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। कॉमन स्टॉक आपने क्या किया है, रिड्यूस किए हैं। सेल कॉमन स्टॉक टू रिड्यूस करंट एसेट, टू रिड्यूस
आगे आगे कुछ होना चाहिए था, है नहीं। अगर आप कोई कॉमन स्टॉक सेल करोगे तो कॉमन स्टॉक सेल करोगे, इन्वेंट्री आपके पास से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस केस में आपके पास से इन्वेंट्री कम हो जाएगी और कैश आपके पास बढ़ जाएगा, तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 29 की हम बात करेंगे। 29 में है द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज अनचेंज बट द नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन ओवर द सेम पीरियड, दिस कुड हैव हैपेंड इफ। तो ये सिचुएशन कब हो सकती है, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो चेंज हो रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो रहा है सेम पीरियड में। तो ये जो सिचुएशन है ये किसकी है, ये है आपकी गवर्नमेंट इंक्रीजेस द टैक्स रेट। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज कर दे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। 39 का जो ऑप्शन 29 का ऑप्शन सी करेक्ट था। 30 क्वेश्चन में पूछा गया है कि पालो अल्टो इंडस्ट्री हैज डेब्ट टू इक्विटी 1.6 कंपेयर्ड टू द इंडस्ट्रियल एवरेज 1.4। सो दिस मींस दैट कंपनी, यानी कि जो आपकी पालो ऑटो इंडस्ट्री है उसका जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो है आपका 1.6 और इंडस्ट्री का जो रेशियो है 1.4 है। तो ये क्या चीज बताता है, ये आपके इंडिकेशन बताना है। तो विल नॉट एक्सपीरियंस एनी डिफिकल्टी विद इट्स क्रेडिटर, तो इसका क्रेडिटर से रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये डेब्ट इक्विटी जो होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करता है और क्रेडिटर शॉर्ट टर्म होता है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। हैज लेस लिक्विडिटी देन ओवर द फर्म इंडस्ट्री, लिक्विडिटी की बात ही नहीं करता है ये भी नहीं होगा। विल बी viewed एज हैविंग द हाई क्रेडिट वर्दीनेस, इससे हाई क्रेडिट वर्दीनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन देखेंगे, हैज ग्रेटर द एवरेज फाइनेंशियल रिस्क देन कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री, ये एग्जैक्टली सही है आपका। यानी जब डेब्ट आपका ज्यादा होगा तो आपके ऊपर जो फाइनेंशियल रिस्क है वो इंडस्ट्री के कंपेयर में आपके ऊपर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे कहा गया है कांजी लिमिटेड हैज सेल्स लास्ट ईयर 265 मिलियन इंक्लूडिंग कैश परचेज 25 मिलियन। इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है 36 डेज है और इट्स एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस जो है आपका वो आपसे पूछा गया है। अज्यूम जो है आपको 365 दिन का एक साल आपको मानना है। तो देखिए ये सवाल आपको इजीली आप कर सकते हैं। कंपनी की सेल दे रखी है 265 मिलियन की, जिसमें कैश आपके पास कितने का है, 25 मिलियन का है। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपके पास कितना है, 36 डेज का है और आपसे पूछा गया है कि आपके पास अकाउंट जो बैलेंस होगा क्लोजिंग का वो कितना होगा, तो वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 37 का 37 नहीं 31, इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 23.7 मिलियन आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। A company can improve its debt to total asset ratio by doing which of the following? Debt to total asset ratio को improve करना है तो कौन से ऑप्शन से debt to total asset ratio आपका improve होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें debt to total asset ratio पूछा गया है, जो आपके पास ऑप्शन है borrow more, दूसरा है shift the short term to long term debt, उसके बाद है शिफ्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट टू शॉर्ट टर्म डेब्ट एंड सेल कॉमन स्टॉक। तो यहाँ पे आपके पास जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेल कॉमन स्टॉक। कैसे, देखिए अ कंपनी कैन इंप्रूव है, इंप्रूव का मतलब है लोअर इट्स डेब्ट टू एसेट। तो अगर आपको इंप्रूव करना है इसमें सेल द कॉमन स्टॉक, थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि गड़बड़ लिखी हैं। एक लिखा है कंपनी कैन इंप्रूव और फिर ब्रैकेट में लिखा है लोअर। तो अगर ये रिड्यूस होता तो उसका लोअर मतलब समझ में आता है, बट इंप्रूव के साथ लोअर लगा है तो दैट मींस कि कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, इसकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग में कुछ मिस्टेक लग रही है। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन को हम लोग अभी क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर ये सही नहीं फ्रेम किया जाएगा तो फिर उसका आंसर निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी अब आप इस ऑप्शंस के हिसाब से इनमें से कोई ऑप्शन एक ले सकते हैं, लेकिन वो उतना टेक्निकली सही नहीं होगा, तो इसको फिलहाल के लिए हम स्किप कर देते हैं। 33 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है अ लो रिसीवेबल टर्नओवर इज डिजायरेबल। उसके बाद है द लोअर द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो द लोअर फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द फर्म।
उसके बाद है एन इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट मार्जिन विद नो चेंजेस इन सेल और एसेट मीन्स टू पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड हायर द टैक्स रेट ऑफ फर्म लोअर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन इसमें सही पूछा गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट था। कैसे? अगर आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो लोअर होगा तो फाइनेंशियल रिस्क फर्म की कैसी होगी? लो हो जाएगी। लो रिसीवेबल टर्नओवर डिजायरेबल नहीं भाई, हाई रिसीवेबल टर्नओवर डिजायरेबल होता है, ये गलत हो गया। एंड इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट मार्जिन नो चेंजेस इन सेल, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बिना सेल के चेंजेस में पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता है। हायर द टैक्स रेट ऑफ फर्म लोअर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा गया है डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो 4 दे रखा है, तो डेब्ट टू इक्विटी क्या होगा? अगर डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो 4 दे रखा है तो डेब्ट टू इक्विटी पूछा गया है आपसे। तो अब इस क्वेश्चन को आपको देखिए पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका डेब्ट अपॉन टोटल एसेट, और ये दे रखा है 4, ये दे रखा है आपका 4। तो अगर डेब्ट टू टोटल एसेट दे रखा है 4, यानी डेब्ट 4 टाइम है, इक्विटी टोटल एसेट क्या है 1 टाइम है। अब पूछा गया है डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो आपसे पूछा गया है, तो इक्विटी हालांकि यहाँ गिवन तो नहीं है, इक्विटी की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। आप इक्विटी इसमें निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो अगर आप टोटल एसेट में से डेब्ट को माइनस कर दें, हालांकि यहाँ जो डेब्ट होती है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट होती है, यहाँ पे जो डेब्ट होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग टर्म डेब्ट होती है। तो अगर आप टोटल एसेट दे रखी है मान लो 1 रेशियो, और उसमें से लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस करोगे तो कहानी बन नहीं पाएगी, टोटल आप वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। व्हाट इज इट्स डेब्ट टू इक्विटी रेशियो? तो डेब्ट अगर 4 टाइम है, इक्विटी आपके पास नहीं दे गिवन है, हालांकि फिर भी ये उससे कितने टाइम मतलब कितने टाइम होगा, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये आएगा आपका 6.67, क्योंकि उससे करीब ये 3 टाइम ज्यादा है, इक्विटी से ये करीब 3 टाइम ज्यादा होगा। क्योंकि जो रूल होता है, रूल के हिसाब से नीचे की वैल्यू को तो हम 1 ही रखते हैं, ऊपर की वैल्यू को हम क्या करते हैं? ऊपर की वैल्यू को हम वही चेंज होती है। रेशियो का बेसिक रूल यही है कि नीचे की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 रहेगी, सिर्फ ऊपर की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर ऊपर की वैल्यू चेंज होगी, ऊपर की वैल्यू चेंज होगी, तो उस केस में आप अगर कैलकुलेट करोगे, चूंकि बहुत स्पष्टीकरण नहीं है इस क्वेश्चन का भी, इस क्वेश्चन का भी बहुत स्पष्ट नहीं दिया है, बट ऑप्शंस अगर आप तलाशोगे तो 0.2, 0.6, 0.33 नहीं होगा। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो मार्क करना हो तो आप 0.67 मार्क कर सकते हो। हालांकि फिर भी अभी भी ये ऑप्शन जो है काफी हद तक एम्बिगुअस है, लेकिन चूंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर करने पड़ते हैं, तो अगर आपको चूज करना हो अवेलेबल ऑप्शंस में से, तो फिर आपके पास यही विकल्प बचता है, इसको ही आपको चूज करना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक चीज कंफर्म हो गई होगी। अगर आप इसको ट्राई करके देखेंगे, 1 मिनट, ये चीज शायद मैंने ध्यान नहीं दी है, ये लिखा हुआ है कि डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो 0.4 है। 1 मिनट, अब तो बन जाएगा। देखिए डेब्ट टू टोटल एसेट का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन टोटल एसेट, तो जो डेब्ट की वैल्यू है वो है 0.4 और टोटल एसेट कितना है? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर आप देखो तो डेब्ट तो इतना ही रहेगा, इक्विटी, अब हालांकि यहाँ इक्विटी अभी भी नहीं कंफर्म है आपको, और आप ऐसे इक्विटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ऐसे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो चलिए ये भी क्वेश्चंस को हम एम्बिगुअस की कैटेगरी में छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी भी ये डाउटफुल कंडीशन में है। उसका रीजन क्या है कि देखिए, अगर हम इक्विटी निकालना चाहें, इक्विटी का यहाँ पर मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, और ये जो आप निकालते हो ये ऐसे आप निकाल सकते थे, ये आप निकाल सकते थे टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो हमारे पास तो जो डेब्ट दे रखा है, डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये क्या चीज है? लॉन्ग टर्म डेब्ट है। और टोटल लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों आते हैं, तो जब तक हमें शॉर्ट टर्म नहीं दिया होगा तब तक हम टोटल एसेट में से माइनस नहीं कर सकते हैं। तो अभी भी ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे देखिए, अ फर्म्स ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन डेज। अ फर्म्स
ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के इक्वल होता है। तो पहला ऑप्शन है प्लस इट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इन डेज माइनस इट्स रिसीवेबल टर्नओवर, उसके बाद है प्लस इट्स रिसीवेबल टर्नओवर माइनस रिपेबल, और लास्ट में माइनस आरटीडी माइनस पीटीडी। इसका जो सही ऑप्शन है आपके पास वो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। देखिए कैसे, फर्म की जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो इक्वल होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन डेज प्लस करते हैं उसमें रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इन डेज। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो जो ऑपरेटिंग साइकिल आपका बनता है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हम दो चीजों को ध्यान में रखते हैं। किसको किसको ध्यान में रखते हैं? एक तो हमने जो भी आपका रिसीवेबल क्रिएट किया है, जो भी हमारे रिसीवेबल्स हैं और जो हमारे पास इन्वेंट्री है, वो दोनों जो सेल हो गया है और जो हमारे पास है वो दोनों चीजें आती हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, इफ द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट चेंजेस। तो बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस देखिए दे रखे हैं आपके पास। सबसे पहले 5005 रुपए डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद है 7000 डिक्रीज इन कैश, 12,012 रुपीज डिक्रीज इन नोट पेबल, 10,001 रुपीज इंक्रीज इन अकाउंट पेबल। टू यूज ऑफ फंड वुड बी, यहाँ पर यूज ऑफ फंड आपसे पूछा गया है। तो यूज ऑफ फंड इसमें क्या है? तो आप जानते होंगे एक होता है सोर्सेस ऑफ फंड, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, और एप्लीकेशन को ही हम लोग यूज बोलते हैं। एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं? यूज बोलते हैं। तो अगर 5005 डिक्रीज हुआ है अकाउंट रिसीवेबल में, तो अगर अकाउंट रिसीवेबल में आपका डिक्रीज होगा यानी कि आपके डेटर में डिक्रीज होगा, तो उसे हम ऐड करेंगे। और ऐड, अब ये संबंध किससे रखता है? ये थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए क्वेश्चन। ये इसका रिलेशन किससे है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। आपको याद होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट हम आप पढ़ते हैं 12th क्लास में और आगे ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है इसमें कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसमें एक होता है आपका आउटफ्लो और एक होता है इनफ्लो। आउटफ्लो का मतलब जो चीजें प्लस होती है, इनफ्लो का मतलब है, सॉरी, आउटफ्लो का मतलब जो चीजें आपके पास से जाती है, और इनफ्लो का मतलब है जो चीज आपके पास आती है। तो जो इनफ्लो होगी वो सोर्स होगी, इनफ्लो क्या होगी? इनफ्लो होगी सोर्स, और आउटफ्लो क्या होगी? यूज होगी। तो अगर 5000 रुपए अकाउंट रिसीवेबल में माइनस होगा, मतलब डिक्रीज होगा, तो इसे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करने का मतलब ये आपका इनफ्लो हो गया। 7000 रुपए डिक्रीज इन कैश हो गया, करंट एसेट घट गई, इसे भी हम प्लस करेंगे। ये भी क्या हो गया आपके पास से? ये भी आपके पास से क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखिए, आपसे पूछा गया है यूज ऑफ फंड, यूज की बात करी है यानी कि आउटफ्लो की बात करी, लेकिन 12012 डिक्रीज इन नोट पेबल। तो करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई। करंट लायबिलिटी क्या हो गई? नोट पेबल आपका डिक्रीज हो गया। तो ये जो है आपका कहां चला जाएगा? माइनस में। और 10,001 रुपए इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, 1000 डिक्रीज इन अकाउंट पेबल। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है कि लैंग्वेज इनकी बहुत अच्छी नहीं लिखी है। हाँ, यहाँ से देखिए तो ये 12000 डिक्रीज हुआ है नोट पेबल। नोट पेबल को एक्चुअली अकाउंट पेबल लिखना चाहिए था। अगर अकाउंट पेबल इसको लिख लें तो उसकी लैंग्वेज ज्यादा बेटर हो जाएगी। या पेमेंट्स हो गया, तो अगर डिक्रीज होगा तो ये भी प्लस में जाएगा। अगर जैसे करंट लायबिलिटी आपकी जो है वो घट रही है, तो करंट लायबिलिटी अगर आपकी घट रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ने पर प्लस होता है, घटने पर माइनस होता है यार। सही है, ये माइनस होगा। और यहाँ करंट लायबिलिटी आपकी नीचे वाले में इंक्रीज हो रही है, तो ये प्लस होगा। तो यानी ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ये 12000, यानी ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा यह कंफ्यूजिंग है, मैं समझ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सब थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा होगा, बट अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियर है तो फिर आपको ये चीज एग्जैक्टली कंफर्म हो सकती है, अन्यथा इसमें डाउट आपका बना रहेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूज ऑफ फंड इंक्लूड्स। तो यूज ऑफ फंड यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो यूज ऑफ फंड है आपका, एक तो है डिक्रीज इन कैश। डिक्रीज इन कैश, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं, नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन बना रहेगा। बस जस्ट थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए, मैं इसे दोबारा से बता देता हूं, नहीं तो क्या होगा कि ये दो क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस में डाउट बना रहेगा, तो ये अच्छी चीज नहीं है। अगर आप पूरा लेक्चर देख रहे हैं तो फिर उससे कुछ ना कुछ सीखें, तभी इसका पर्पस फील होगा, अदरवाइज का मतलब नहीं है। तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चंस को
36 और 37 क्योंकि दोनों संबंधित हैं और आगे भी क्वेश्चंस लगातार इसी के हैं, तो इसीलिए हम इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसको हम पूरा समझेंगे। देखिए 36 और 37 को हम समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो वैल्यू है वो किससे संबंधित है। ये दोनों क्वेश्चन आपके संबंधित हैं कैश इनफ्लो से। किससे संबंधित है? कैश इनफ्लो से। कैश इनफ्लो के अंदर जो कैश इनफ्लो की जगह मुझे लिखना चाहिए था कैश फ्लो। ये संबंधित है किससे? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो इनफ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब होता है कि आपके पास कैश का आना जो होता है सोर्सेस ऑफ फंड, और आउटफ्लो का बेसिकली मतलब होता है कैश आपके पास से जा रहा है, दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ फंड। ठीक, इतनी आपको चीज स्पष्ट हो गई। अब हम क्या देखेंगे, यानी हम जब इसको प्रिपेयर करते हैं तो जिन जिन चीजों से हमारी कैश पोजीशन घट रही हो, जैसे मान लीजिए हमारी आज कैश पोजीशन क्या है 10,000 है, और किसी ट्रांजैक्शन से ये 10,000 से घट के 8,000 हो जाए, लेकिन हमें 10,000 मेंटेन करना है, तो हमें 2,000 रुपए बाहर से अरेंज करने पड़ेंगे, तो दिस इज कॉल्ड कैश इनफ्लो। यानी 10,000 अगर आपके पास है तो हर हाल में 10,000 रहे, 10,000 से कम नहीं होना है। किसी ट्रांजैक्शन से अगर ये कम हो रहा है, किसी ट्रांजैक्शन से ये कम हो रहा है, तो वो जो जितना अमाउंट कम पड़ेगा उसे हमें अरेंज करना पड़ेगा, यानी हमें कहीं बाहर से लाना पड़ेगा, तो हमारे लिए सोर्स हो जाएगा। और जिससे ये हमारा बढ़ जाए तो हमें फिर उसको पैसे को क्या करना है, यूज कर लेना है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। यानी आपको 10,000 रुपए रखने हैं, ना 10,000 से बढ़ने देना है, ना इसे घटने देना है। अगर बढ़ रहा होगा तो उस पैसे को हम यूज कर लेंगे, घट रहा होगा तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इस बात से समझिएगा तो शायद समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन, 5,005 रुपए इंक्रीज हुआ है अकाउंट रिसीवेबल। तो जब अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा तो आपके पास करंट एसेट क्या होगी आपकी, ये 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्या हो गया, इंक्रीज है डिक्रीज होगा। तो जब डिक्रीज होगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 10,000 से घट जाएगी। तो अब आपको 10,000 रुपए ही मेंटेन करना है, तो अब आपको इसे क्या करना पड़ेगा, कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा सोर्स। 7,000 रुपए डिक्रीज हो गए कैश में, 7,000 कैश में डिक्रीज हो जाएगा, तो ये अमाउंट फिर माइनस हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, पैसे बाहर से अरेंज करने हैं, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, आपके लिए सोर्स हो जाएगा। नोट पेबल आपका डिक्रीज हो रहा है, तो नोट पेबल यानी करंट लायबिलिटी घट रही है। अगर करंट लायबिलिटी घट रही होगी तो ये अमाउंट आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। करंट लायबिलिटी घटेगी तो ये बढ़ जाएगा, तो अब क्या करना है, इस पैसे को आप यूज कर सकते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब कि यूज कर सकते हैं। और अगर अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। तो यहाँ तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट समझ में आ गया। इसी तरीके से इसमें पूछा गया है कि यूज ऑफ फंड कौन सा है, तो यूज ऑफ फंड अगेन पूछ लिया गया, इसलिए वही चीज का इस्तेमाल करना है। तो डिक्रीज इन कैश, तो डिक्रीज इन कैश क्या होता है, सोर्स होता है। इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, सोर्स होगा। लायबिलिटी बढ़ेगी, आपको करंट एसेट बढ़ानी पड़ेगी, तो कैश अरेंज करना पड़ेगा, दैट मींस आपके लिए सोर्स है। कैश घट गया तो करंट एसेट घट गई, तो करंट एसेट को तो आपको 10,000 तो रखनी है, मान लो जो भी आपने फिक्स किया है, तो वापस फिर बढ़ाना पड़ेगा, सोर्स हो गया। इंक्रीज इन फिक्स एसेट, अब फिक्स एसेट का इंक्रीज हो जाना, फिक्स एसेट का इंक्रीज होना मतलब तुमने कुछ खरीदा है, एसेट खरीदी होगी तो कैश आपके पास से गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये यूज हो जाएगा। और टैक्स का रिफंड मिलेगा तो कैश आएगा, वो भी सोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 36 में विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन द कैश एस्टिमेशन बजट, इसमें से कैश एस्टिमेशन बजट में किसको यूज करते हैं, इंक्लूडेड इन कैश एस्टिमेशन बजट में हम लोग इसमें से किसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है वो पेटेंट अमोर्टाइजेशन, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ना आपके पास डिविडेंड आएगा, ना गुडविल आएगी। पेटेंट आपका अमोर्टाइज करना, ये आपका बेसिकली किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। 39 क्वेश्चन के अंदर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो, इसमें से कौन सा आउटफ्लो नहीं है, ये पूछा गया है। नॉट अ कैश आउटफ्लो यानी कैश इनफ्लो है, तो कैश इनफ्लो जो है आपके पास, देखो इंटरेस्ट पे करोगे कैश आपके पास से जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आउटफ्लो हो जाएगा। टैक्स पे करोगे आउटफ्लो हो जाएगा, डिविडेंड पे करोगे आउटफ्लो। माइनस का मतलब है, मैंने क्या लिखा है, माइनस का मतलब होता है आउटफ्लो, प्लस का मतलब होता है इनफ्लो। तो ये क्या है, डेप्रिसिएशन आपका इनफ्लो हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ फंड। फिर कहा गया एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब, आउटफ्लो को 2-3 चीजों से बोलते हैं, यानी यूज भी बोलते हैं, एप्लीकेशन भी बोलते हैं। इनफ्लो को हम क्या बोलते हैं, सोर्सेस बोलते हैं। तो देखिए डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का डिक्रीज हो जाना, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था अकाउंट रिसीवेबल यानी आपकी करंट एसेट डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज हो गई तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए एक प्रकार से सोर्स हो गया। क्लियर? ये डिक्रीज इन कैश, ये भी क्या हो गया आपके लिए, सोर्स हो गया। इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, ये आपके लिए क्या हो गया, यूज या एप्लीकेशन हो गया। इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश, तो अगर आपके पास कैश इंक्रीज हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास एक प्रकार से करंट एसेट आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अगर करंट एसेट आपके पास इंक्रीज हो जाएगी तो ये भी आपके लिए एप्लीकेशन ही हो जाएगा। एक मिनट, अकाउंट पेबल को जरा समझने, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे क्या। एंड इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सी और डी, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि यहाँ अकाउंट पेबल यानी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, तो करंट लायबिलिटी बढ़ना आपके लिए, सॉरी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो करंट लायबिलिटी बढ़ना आपके लिए सोर्स है। गलत हो गया, केवल डी ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ करंट लायबिलिटी बढ़ रही है ना, अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, अकाउंट पेबल है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपके लिए सोर्स है। 41 में है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द कैपिटल बजटिंग कैश एक्सेप्ट कैश फ्लो, कैपिटल बजटिंग कैश फ्लो एक्सेप्ट। तो कैपिटल बजटिंग कैश फ्लो एक्सेप्ट में अगर आप देखें तो एक्सेलरेट एप्रिसिएशन नहीं होगा, सॉल्वेज नहीं होगा, टैक्स रेट चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे आपका मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। द एस्टिमेटेड बेनिफिट फ्रॉम अ प्रोजेक्ट आर एक्सप्रेस्ड एज द कैश इनफ्लो इंस्टीड ऑफ कैश इनफ्लो बिकॉज। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। द एस्टिमेटेड बेनिफिट फ्रॉम अ प्रोजेक्ट आर एक्सप्रेस्ड एज अ कैश इनफ्लो इंस्टीड ऑफ इनकम फ्लो बिकॉज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा बी, बिकॉज इट इज अ कैश नॉट अकाउंटिंग इनकम, सो दैट इज सेंट्रल टू द फर्म्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन 43 आपसे पूछा गया है अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज 0.85 फॉर अ प्रोजेक्ट मींस। तो अगर किसी भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के केस में पढ़ा होगा आपने कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, और अगर पीआई आपका 1 से कम होगा तो इसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। तो 0.855 क्या है, 1 से कम है। तो अब हम देखेंगे गिवन ऑप्शन में क्या चीज है, प्रोजेक्ट रिटर्न 85% प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच करंट होल्डर इन्वेस्टमेंट। हालांकि यहाँ एक्सेप्ट रिजेक्ट की बात नहीं करी गई है, तो ये चीज ध्यान से समझे रहिएगा, लेकिन यहाँ इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ देखिए क्या बताया गया, पहले ऑप्शन में है द प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट इज 80% ग्रेटर देन द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये तो मतलब इसका नहीं है। द प्रोजेक्ट एनपीवी इज ग्रेटर देन 0, ये चीज भी यहाँ पे नहीं होगी। द प्रोजेक्ट रिटर्न 85% इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच करंट डॉलर इन्वेस्टमेंट, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा द पेबैक पीरियड लेस देन 1 ईयर, ये नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट 44 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इफ द पीआई ऑफ अ प्रोजेक्ट इज लेस देन 1 देन एनपीवी शुड बी लेस देन 0। अगर पीआई आपका 1 से कम है तो एनपीवी हमेशा 0 से कम होगी, और 0 से कम होगी तो इसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 45 में है अ प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अ प्रोजेक्ट्स फ्यूचर कैश इनफ्लो टू द प्रोजेक्ट्स। अब देखिए ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ के जवाब देना है। प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अ प्रोजेक्ट्स फ्यूचर कैश इनफ्लो टू द प्रोजेक्ट्स। अब आगे ऑप्शन में जो दे रखा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो टू द प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल कैश आउटले, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि जो प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होती है वो इक्वल होती है किसके, वो इक्वल होती है आपकी रेशियो ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्यूचर कैश इनफ्लो
और फ्यूचर कैश आउटफ्लो, उन दोनों का क्या होता है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल कैश आउटले। समझ में आ गया, ये करेक्ट हो गया इसका ये ऑप्शन। 46 में है द डिस्काउंट रेट एट विच टू प्रोजेक्ट हैव आइडेंटिकल इट्स रेफर टू फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन की यहाँ बात करी गई है। इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर बी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट डिस्काउंट रेट एट विच टू प्रोडक्ट हैव आइडेंटिकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां पर इंटरसेक्शन जो होता है वो एनपीवी होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट। 47 में है टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैव स्केल डिफरेंसेस, द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिफर, रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ आईआर, एनपीवी एंड पीआई मेथड गिव द कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट। ये इस बारे में कहा गया है, तो ये बात किस हद तक सही है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बात नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे इट मे भी हो सकता है, रिजल्ट मे भी। 48 के अंदर देख लेते हैं, तो आखिरी के 3 सवाल आपके पास बचे हैं, 48, 49 एंड 50। यहाँ पे देखिए 48 2 बार शायद रिपीट हो गया है, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वन दैट हैज द प्रपोजल ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, has the proposal of short term benefit, it is only undertaken by the large operation and applies only to investment in fixed asset। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रपोजल की बात करता है, प्रपोजल ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन 49 की बात कर लेते हैं। यू आर कंसीडर्ड टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। B's expected value of net present value is 1000 less than that of A. A has less descriptions on the basis of risk and return you would say। तो इसमें से बताना है कौन सा आप ऑप्शन चूज करेंगे। देखिए इसमें चूंकि कंडीशन ये बताया गया है कि आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें B की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो करीब $1000 है, जो कि लेस देन फॉर A एंड ए हैज लेस डिस्क्रिप्शन। ए का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी कम है, यानी प्रोजेक्ट बी का जो रिटर्न है वो 1 है और ए का डिस्क्रिप्शन अगर सही नहीं है, तो उस केस में प्रोजेक्ट बी जो है डोमिनेट करेगा किसको, प्रोजेक्ट ए को। यहाँ पे आपका फिलहाल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस होते हैं, बट चूंकि जो गिवन ऑप्शन है उनके हिसाब से हमें यही ऑप्शन चूज करना चाहिए। लास्ट में है, इफ अ कंपनी इशू बोनस शेयर द डेब्ट इक्विटी रेशियो विल बी। तो अगर बोनस शेयर कोई कंपनी इशू करती है तो उससे डेब्ट इक्विटी रेशियो पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। बोनस शेयर अगर कोई कंपनी इशू करेगी तो डेब्ट इक्विटी रेशियो पर क्या होगा, तो आपकी जो डेब्ट, देखिए मान लीजिए बोनस शेयर आपने इशू किया सपोज, तो डेब्ट तो आपका वही रहेगा, लेकिन बोनस शेयर आपने इशू किया है तो आपकी जो इक्विटी होगी उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सोचिए जरा, अगर बोनस शेयर आपने इशू किया है तो आपकी जो इक्विटी वैल्यू होगी वो तो इक्विटी तो आपकी बढ़ रही ना, बोनस शेयर तो आपने इशू किया तो आपकी कैपिटल तो बढ़ी गई। तो इस केस में देखा जाए, यहाँ पूछा गया है डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो कायदे से अगर आप देखो तो नीचे वाली वैल्यू यानी इक्विटी की वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी, और अगर इक्विटी की वैल्यू नीचे वाली इंप्रूव होगी तो उस केस में आपका जो रेशियो है वो होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा रिमेन अनअफेक्टेड, रिमेन अनइफेक्टेड। लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर आप चूंकि इश्यू तो कर रहे हैं लेकिन आपको कोई शेयर कैपिटल नहीं मिलेगी, इश्यू करने से कोई शेयर कैपिटल आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए ये मैं क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क है, और इसका आप आंसर जो है हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। तो इस पर हम लोग अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग लेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे, उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 50 आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क है और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे आप कनेक्ट होकर हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, अपनी बात पहुंच सकते हैं। So thanks for watching this video. Have a nice day.